गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 19 का इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया। टेबल बनाना सीख ली, टेबल पे से फंक्शंस और कुछ क्वेरीज भी लगाना सीख ली। टेबल में हमने डेटा टाइप क्या होता है ये भी जान लिया कि डेटा टाइप हमें ये बताता है कि किस कॉलम में कैसी वैल्यू आएगी। ठीक, इतना कुछ सीखने के बाद यदि हमें अपनी टेबल पे हर कॉलम पे या किसी रो पे किसी कॉलम पे कोई कंडीशन लगानी है, जैसे कि हमें ये कंडीशन लगानी है कि टेबल में बच्चे का आधार कार्ड नंबर होना कंपलसरी है। ये एक टेबल की एक कॉलम पे कंडीशन हो गई ना कि जो आधार कार्ड वाला कॉलम है उसमें एंट्री होना ज़रूरी है। दैट मीन्स आधार कार्ड नंबर होना ज़रूरी है, कंपलसरी है, उसको हम खाली नहीं छोड़ सकते। तो ये जो कंडीशन हो गई ये एक कॉलम पे लगी है। इसी तरीके से हम बहुत सारी कंपलसरी कंडीशन या कुछ अलग अलग तरीके की कंडीशन अपने कॉलम पर या अपनी रो पर लगा सकते हैं। उन कंडीशंस को, उन रूल्स को हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के नाम से जानते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होता क्या है। द कंस्ट्रेंट्स इन MySQL is used to specify the rule that allow or restrict what values data will be stored in the table. They provide a suitable method to ensure data accuracy and integrity inside the table. It also helps to limit the type of data that will be inserted inside the table. इसका मतलब ये है बच्चों कि MySQL के अंदर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो हमें ये रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं कि हमारे कॉलम के अंदर या टेबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। और किस टाइप की वैल्यू मतलब, जैसे हमें कोई कॉलम ऐसा बनाना है जिसमें वैल्यू एंटर करना ज़रूरी है तो कंपलसरी कॉलम बनाना है उसको, या एक आध ऐसा कॉलम है जिस पे हमें वैल्यू नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू सेट करनी है। लाइक ऐसा होता है ना, कई बार यदि किसी के पास कोई नंबर नहीं है या कोई आईडी नहीं है तो अपने आप आईडी जनरेट कर देना। इस टाइप की कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें कॉलम पे या रो पे अप्लाई करनी रहती हैं, तो वो कहलाती हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। अब ये कंस्ट्रेंट्स आपके MySQL में कितने टाइप के होते हैं, है ना, उनको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले मेन आप इसको समझिए कि ये कंस्ट्रेंट्स ज़रूरी क्यों होते हैं। तो ये हमारे डेटा को, हमारे जो डेटाबेस हम तैयार कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से बने, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, और उस डेटाबेस में वैलिड डेटा हमारा एंटर हो, उस डेटाबेस के अंदर हमारा वैलिड, इंटीग्रेटेड एंड सिक्योर डेटा एंटर हो, इसके लिए हम ये कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं। यदि मैंने ये कंस्ट्रेंट नहीं लगाए तो क्या होगा कि डेटाबेस में जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उतनी एंटर हो जाएगी। हम जो चाहते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन हमें कंपलसरी चाहिए तो वो किसी ने नहीं एंटर करी, कोई कॉलम खाली छूट गया, तो वो डेटाबेस हमारा जैसा हम चाहते हैं कंसिस्टेंट डेटाबेस वैसा डेटाबेस नहीं बनाए। इसलिए हम उस पर कुछ रूल्स, कुछ कंडीशंस लगा देते हैं ताकि हमारे डेटाबेस की इंटीग्रिटी और वैलिडिटी बनी रहे, मेंटेन रहे। क्लियर। अब इसमें MySQL में आपको दो तरीके से इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आप लगा सकते हैं। सबसे पहला आता है कॉलम लेबल कंस्ट्रेंट, दूसरा आता है टेबल लेबल कंस्ट्रेंट। कॉलम लेबल कंस्ट्रेंट क्या होता है? ऐसे कंस्ट्रेंट, ऐसे रूल्स, कंस्ट्रेंट यानी रूल्स, सिंपल सी बात है, कंस्ट्रेंट यानी रूल्स। ठीक है, ऐसे कंस्ट्रेंट जो केवल सिंगल कॉलम पर हम लगा सकते हैं उनको बोलते हैं कॉलम लेबल कंस्ट्रेंट। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर कॉलम पे लगा रहे हैं तो वो कहलाते हैं आपके कॉलम लेबल कंस्ट्रेंट्स। ये नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉलम लेबल कंस्ट्रेंट मतलब ऐसे कंस्ट्रेंट जो केवल सिंगल कॉलम पर ही लगाते हैं, जिनकी लिमिट हमें रहती है सिंगल कॉलम पे लगाने की, जो एक कॉलम को लिमिटेड कर देते हैं कि इस कॉलम में ऐसी वैल्यू आएगी। ठीक, तो वो कहलाते हैं कॉलम लेबल कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट हमारा होता है टेबल लेबल कंस्ट्रेंट। ऐसे कंस्ट्रेंट जो हम पूरी टेबल पे लगाते हैं। दीज कंस्ट्रेंट्स आर अप्लाइड टू द एंटायर टेबल दैट लिमिट्स द टाइप ऑफ डेटा फॉर द होल टेबल। जो हम एक साथ पूरी टेबल पे लगा देते हैं उनको बोलते हैं हम टेबल लेबल कंस्ट्रेंट।
समझ में आया? कॉलम लेवल कंस्टेंट, ऐसे कंस्टेंट जो हम सिंगल कॉलम पर लगाते हैं उनको कॉलम लेवल कंस्टेंट कहते हैं। These constants are applied only to the single column that limits the type of particular column data. नेक्स्ट आता है टेबल लेवल कंस्टेंट। ऐसे कंस्टेंट जो हम पूरी टेबल पर लगाते हैं उनको बोलते हैं टेबल लेवल कंस्टेंट। ये दो टाइप्स के क्लासिफिकेशन आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, है ना? समझ में आए ना? कॉलम लेवल और टेबल लेवल। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे MySQL में कितने टाइप के कंस्टेंट हैं, मतलब जो आपकी बुक में टेबल के फॉर्म में ये कंस्टेंट दिए गए हैं और बहुत छोटे दिए गए हैं तो शायद आपको समझ में ना आए। उनका जो स्पेसिफिकेशन दिया है वो बहुत छोटा दिया है, बट मैं आपको ये अच्छे से समझा देती हूँ कि ये कंस्टेंट क्यों यूज़ होते हैं, इनका क्या यूज़ है। ठीक है, सबसे पहला कंस्टेंट है आपका नॉट नल। नल का मतलब होता है ब्लैंक, खाली। नॉट यानी नहीं। नॉट नल कंस्टेंट हमने किसी भी कॉलम पे लगा दिया, उसका मतलब ये है कि इस कॉलम को हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं, इसमें वैल्यू एंटर करना कंपलसरी है। ये कॉलम हमेशा वैल्यू को होल्ड करेगा, ये कॉलम खाली नहीं रहेगा। तो नॉट नल कंस्टेंट हम किसी भी उस पे लगा देते हैं, किसी कॉलम पे लगा देते हैं तो वो ये इन्फोर्स करता है कि ये कॉलम वैल्यू ही लेगा, इसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अ कॉलम कैन बी होल्ड नल वैल्यूज़। This enforce a field to always contain a value. This constraint specifies that the column cannot have null or empty value. The below statement creates a table without null constraint. जब नल कंस्टेंट हम किसी कॉलम पर लगा देते हैं, इसका मतलब ये है कि इस कॉलम को हम खाली नहीं छोड़ सकते। यदि किसी कॉलम को हम खाली छोड़ते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक नल वैल्यू होल्ड करता है, मतलब वो खाली रहता है। लेकिन जहाँ इस कंस्टेंट को हम लगा देंगे नॉट नल कंस्टेंट, तो उस कॉलम पर वैल्यू एंटर करना कंपलसरी हो जाएगा। यदि नहीं करेंगे तो वो कुछ ना कुछ एरर मैसेज देता रहेगा, है ना? जब भी हम टेबल को क्रिएट करते हैं तब ये कंस्टेंट कब लगाए जाते हैं, क्योंकि जब टेबल लेवल या कॉलम लेवल पे लगाए जाते हैं या तो इनको क्रिएट करते टाइम लगा देते हैं, या हम यदि क्रिएट करते टाइम नहीं लगाए हैं तो हम इनको बाद में भी लगा सकते हैं। तो ये जहाँ पे भी हम लगाएंगे ये उस पर्टिकुलर कॉलम पे काम करेगा, क्योंकि हम ये एक कॉलम पे लगा रहे हैं। क्लियर? इसके बाद आता है नेक्स्ट कंस्टेंट आता है हमारा डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट क्या करता है कि जब हम कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू ले लेता है जिसको हम डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो वो कहलाता है डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट कि यदि वैल्यू एंटर करी तो जो वैल्यू एंटर करेंगे वो लेगा, और यदि हमने वैल्यू एंटर नहीं करी है तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ले लेगा। क्लियर? वो कहलाता है डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट। दिस कंस्टेंट इज़ यूज्ड टू सेट द डिफ़ॉल्ट वैल्यू for the particular column where we have not specified any value. It means the column must contain a value including null. इसका मतलब ये है कि वो कॉलम वैल्यू ज़रूर लेगा। ठीक है, यदि आपने कोई वैल्यू दी है, स्पेसिफाइड वैल्यू दी है, तो वो उस वैल्यू को ले लेगा, और आपने यदि उसमें कोई वैल्यू एंटर नहीं करी है तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ले लेगा, उसको खाली नहीं रखेगा। क्लियर? ये कहलाता है डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट। हमने यदि डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट किसी कॉलम में लगा दिया है तो वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू को फिल कर लेगा उस जगह पे। क्लियर? नेक्स्ट कंस्टेंट हमारा आता है यूनिक कंस्टेंट। यूनिक कंस्टेंट का मतलब ये होता है, यूनिक यानी ऐसा कोई ना हो, ऐसा रिपीटेड वैल्यू ना हो, यूनिक वैल्यू। ठीक है, रिपीटेड वैल्यू नहीं लेगा। तो यदि हम यूनिक कंस्टेंट किसी कॉलम पे या रो पे लगा देते हैं, दैट मीन्स उस रो या कॉलम पे हम सेम वैल्यू नहीं एंटर कर सकते, रिपीटेड वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, हमें अलग अलग वैल्यू ही एंटर करनी पड़ेगी। जैसे कि आप वो देखे हैं आपने, आपका आधार कार्ड नंबर, ये हमेशा यूनिक रहता है, ये कभी भी किसी का सेम नहीं रहता है। तो ये यूनिक कंस्टेंट उसमें हम लगा देंगे तो वो वैल्यू भी लेगा, और यदि बाई चांस गलती से किसी का सेम एंटर हो जाता है तो वो लेगा ही नहीं, सेम वैल्यू को लेगा ही नहीं। ये कहलाता है यूनिक कंस्टेंट। दिस कंस्टेंट ensures that all values inserted into the column will be unique. It means a column cannot store duplicate values.
MySQL allows us to use more than one column with unique constant in a table. The below statement creates a table with unique constant. हम यूनिक कंस्टेंट को एक से ज़्यादा कॉलम के ऊपर भी लगा सकते हैं टेबल में, बट ये यही इंश्योर करता है कि जो भी हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे कॉलम में वो यूनिक होगी। यदि आपने पहले से वो वैल्यू इंसर्ट कर रखी है तो आप फिर से वो वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हो, आपको अलग वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। ये कहलाता है आपका यूनिक कंस्टेंट। इनको भी क्रिएट करने के वही क्रिएट टेबल कमांड्स के साथ ही स्टेटमेंट लिखा जाता है, वहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। अब इन कंस्टेंट को कैसे क्रिएट करते हैं ये आप प्रैक्टिकल में सीखेंगे, फिलहाल आप इसकी थ्योरी समझिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा चेक कंस्टेंट। ये हमारे पर्टिकुलर रो या कॉलम को चेक करता है। इट कंट्रोल्स द वैल्यू इन अ पर्टिकुलर कॉलम. It ensures that the inserted value in a column must be satisfied with the given condition. In other words, it determines whether the value associates with the column is valid or not with the given condition. ये हर चेक यानी चेक करना, क्या चेक करना कि उस कॉलम में जो वैल्यू आई है वो हम जैसी वैल्यू चाहते हैं वैसी वैल्यू है या नहीं, है ना। यदि हमने जो फॉर्मेट बनाया है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वैल्यू इंसर्ट की जा रही है देन ओके, और यदि नहीं की जा रही है तो वो उसको एरर दे देगा और उसको इंसर्ट नहीं होने देगा। तो चेक कंस्टेंट क्या करता है कि पर्टिकुलर कॉलम या रो में हर वैल्यू को चेक करता है कि जो वैल्यू इंसर्ट हुई है वो हमारे फॉर्मेट के हमारी कंडीशन के हिसाब से है या नहीं, ये वैलिड है या नहीं है। ये काम होता है चेक कंस्टेंट का। नेक्स्ट हमारा आता है प्राइमरी की कंस्टेंट। प्राइमरी की और फॉरेन की ये कीज़ वगैरह आपने शायद 11th में भी पढ़ी होंगी और ये कीज़ यहाँ फिर से पढ़ेंगे। ये की हम क्यों बनाते हैं, जब हम दो या दो से अधिक टेबलों को जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, तब इनका यूज़ होता है, ठीक है। अब ये की क्रिएट करने का भी एक सिंटेक्स होता है और इन कीज़ की भी कुछ कीज़ में भी है तो डिफाइन आपके रूल ही, इनका नाम हो गया है कि प्राइमरी की। अब इनको क्यों यूज़ करते हैं हम ये देखेंगे। प्राइमरी की यदि हम किसी कॉलम को बनाते हैं तो उसकी पहली प्रॉपर्टी होती है कि वो यूनिक हो, क्या हो, यूनिक हो। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉट नल कंडीशन हो, मतलब उसमें जिस फील्ड को जिस कॉलम को हमने प्राइमरी की डिफ़ाइन किया है उसमें रिकॉर्ड जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए और उसमें रिकॉर्ड मस्ट होना चाहिए, मतलब वो खाली नहीं होना चाहिए उसमें एक भी कॉलम, तो हम उसको बोलते हैं प्राइमरी की। मतलब ये दो कांस्टेंट एक साथ यदि हमने किसी पे लगा दिया तो हमने उसको की बना दिया, प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। This constant is used to identify each record in a table uniquely. If the column contains primary key constant, then it cannot be null or empty. A table may have duplicate column, but it cannot contain only one primary key. It always contain unique value into a column. प्राइमरी की कॉलम में हमेशा यूनिक वैल्यू रहेगी और हमेशा वैल्यू उसमें रहेगी, उसमें नल या एम्प्टी होने का सवाल ही नहीं उठता है, तभी वो एक प्राइमरी की डिक्लेयर हो सकती है। और इन कीज़ का यूज़ हम टेबल ज्वाइन के टाइम पे करते हैं, जब भी हम टेबल को ज्वाइन करते हैं तब हमें इन कीज़ की ज़रूरत होती है। ज्वाइन कैसे करते हैं, ज्वाइन क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, हमारे चैप्टर्स में ज्वाइंस भी हैं, बट फिलहाल आप प्राइमरी की जानिए कि प्राइमरी की क्या होता है। जब हम किसी कॉलम को प्राइमरी की डिफ़ाइन करते हैं तो उसकी एक विशेषता होती है कि वो यूनिक वैल्यू होल्ड करेगा और वो नॉट नल वैल्यूज़ को होल्ड करेगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है फॉरेन की। फॉरेन की भी हम जब टेबल को लिंक्स करते हैं तब यूज़ की जाती है, हाँ, इसको हम रेफरेंस की भी बोलते हैं। दिस कंस्टेंट इज़ यूज्ड टू लिंक टू टेबल टुगेदर। It is also known as the reference key. A foreign key column matches the primary key field of another table. It means a foreign key field is one table referred to the primary key field of the another table. Foreign key को हम reference key भी बोलते हैं। जब हम दो टेबल को जोड़ते हैं तब हम इन कीज़ की हेल्प लेते हैं। तो जब भी दो टेबल ज्वाइन की जाती हैं वो एक कॉलम से कॉलम में ज्वाइन की जाती हैं, तो
प्राइमरी की, एक टेबल की प्राइमरी की वाला कॉलम दूसरी टेबल के लिए वो रेफरेंस की कॉलम कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरी की से प्राइमरी की को हम जोड़ते हैं। आप इतना डिस्क्रिप्शन ज्वाइन में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझिए कि फॉरेन की क्या होता है। तो फॉरेन की कंस्टेंट वो कंस्टेंट होते हैं जहाँ पे हम दो कॉलम को, दो टेबल को जोड़ने के लिए रेफरेंस देने का यूज़ करते हैं। इस की का भी स्पेशलिटी क्या है कि ये भी हमारा यूनिक और नॉट नल कंस्टेंट होता है, उसी को हम इसको रेफरेंस की डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इनको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, हम सिंटेक्स के द्वारा इनको डिफ़ाइन करते हैं। ये हुई हमारी फॉरेन की। इसी के साथ साथ हम जब भी इन कीज़ को डिक्लेयर करते हैं, या तो हम इसको टेबल डिफ़ाइन करते टाइम डिक्लेयर कर दें, डेटाबेस डिफ़ाइन करते टाइम डिक्लेयर कर दें, या तब हमने डिक्लेयर नहीं किया है तो हम इन कंस्टेंट्स को बाद में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जिनको हम मॉडिफाइंग कंस्टेंट के नाम से जानते हैं। कई बार हमको ज़रूरत पड़ती है कि हम इनको बाद में डिफ़ाइन करें और बाद में मॉडिफाई करें, क्रिएट करें, तो इनको मॉडिफाइंग कंस्टेंट के नाम से आपके बुक में टॉपिक है, इनको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द डिफाइंड कंस्टेंट्स आफ्टर क्रिएटिंग इट। तो अल्टर कमांड कैन बी यूज टू मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर एज वेल एज मॉडिफाइंग कंस्टेंट। अब अल्टर कमांड के अंदर आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी, ऐड, डिलीट, अपडेट, मॉडिफाई, चेंज, जितनी भी चीज़ें आपने अल्टर कमांड में यूज़ की थी, वही आप कंस्टेंट्स को मॉडिफाई, ऐड, डिलीट, अपडेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एज इट इज़, जैसा आपने अल्टर कमांड चलाया था वैसे ही आप कंस्टेंट्स को भी अल्टर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और ये कंस्टेंट, जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, जब डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तब भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और जब हम बाद में डेटाबेस डिज़ाइन कर लेते हैं उसके बाद भी हम चाहें कि किसी रो या कॉलम को हमें कोई कंडीशन लगानी है, कोई कंस्टेंट लगाना है, तो हम बाद में भी अल्टर कमांड से इसको लगा सकते हैं। समझ में आया? तो मॉडिफाइंग कंस्टेंट के बाद इसमें अंदर और भी सारे जो अलग अलग मॉडिफाई करने के आपको फॉर्मूला मतलब सिंटेक्स दिए हुए हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो सारे हम प्रैक्टिकली चला के देखेंगे। वो सब हम प्रैक्टिकल में चलाएंगे। थ्योरी पार्ट आपको इतना ही है। आपको थ्योरी में ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट, और हो सकता है ये 3 नंबर का क्वेश्चन आए या 4 नंबर का, इससे ज़्यादा का नहीं आता है। और या 2 नंबर में आता है तो वो नाम से पूछते हैं कि व्हाट इज़ फॉरेन की, व्हाट इज़ रेफरेंस की, व्हाट इज़ नॉट नल कंस्टेंट। तो आपको एक एक कंस्टेंट को डिफाइन करना है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप स्कूल में आके मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। मॉडिफाइंग कंस्टेंट के एग्जांपल्स हम प्रैक्टिकल में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे जॉइंट्स। ओके, थैंक यू।